हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नमस्कार आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। तो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स ओके, इट्स एक्सेसिबल टू यू। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे। आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। यस, कर दीजिए कंफर्म। योर ऑडियो, योर वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। यस, क्विकली कर देंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटेल बैंकिंग में हम कस्टमर रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर रहे थे, और कस्टमर रिक्वायरमेंट में अब हम बात करेंगे फंडामेंटल एजम्पशंस अबाउट कस्टमर्स फॉर बिल्डिंग रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अगर हमने रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का पोर्टफोलियो बढ़ाना है तो उसमें कस्टमर की कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस हैं, तो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो फंडामेंटल एजम्पशंस कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट फंडामेंटल assumption is every customer has their own set of expectations when it comes to financial services. जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो हर एक कस्टमर उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन मीन एक से ज्यादा एक्सपेक्टेशन। तो एवरी कस्टमर हैज देयर ओन एक्सपेक्टेशंस, सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एक से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं हर कस्टमर की जब उसको फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल करनी है। और जब भी हम प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं तो वी टेक इनटू कंसिडरेशन कि कस्टमर की क्या क्या पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। सेकेंड, नीड्स ऑफ द कस्टमर वेरी फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। तो एक है उसकी एक्सपेक्टेशन, एक है उसकी नीड। लेट अस से ए कस्टमर हैज नीड फॉर एफडी। तो एफडी उसकी नीड है और इससे डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा रहे, मैच्योरिटी से पहले इसको एनकैशमेंट किया जा सके, इसके अगेंस्ट लोन लिया जा सके। तो ये डिफरेंट एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की। अगर हम इन फीचर्स को डाल देते हैं उस प्रोडक्ट में जो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाया गया, तो पॉसिबिलिटी है वी विल बी गेटिंग मोर बिजनेस फॉर दैट। Financial services provider must understand that each customer will have a unique requirement of their services. तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। इसके अलावा हर एक इंडिविजुअल कस्टमर की अपनी एक यूनिक रिक्वायरमेंट है जो दूसरे कस्टमर्स की नहीं होती। So unique requirement means which is limited to that customer only. So not only that they need products, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट भी जो है दैट इज यूनिक, यानी हर कस्टमर का अपना एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। Customers' demands for financial services are specific to their individual circumstances. जो कस्टमर की डिमांड है किसी भी फाइनेंशियल सर्विस को लेकर के वो स्पेसिफिक है उनके अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक। इट इज़ नॉट जनरल, it is specific to their individual circumstances. So customers' demand for financial services is specific to their individual circumstances. Customers can be broadly categorized based on their specific needs and priorities.
तो कस्टमर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, और ये कैटेगराइजेशन किस के ऊपर बेस्ड होगी? सो उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं या उन नीड्स में उनकी प्रायोरिटीज हैं। सो नीड हो सकती है क्रेडिट कार्ड की, नीड हो सकती है ऑटो लोन की, नीड हो सकती है होम लोन की। कस्टमर की अपनी प्रायोरिटीज हैं इसके विद इन, कि अभी उसको क्या चाहिए या पहले उसको क्या चाहिए और सब्सिक्वेंटली उसको क्या चाहिए। तो हम कस्टमर की जो क्लासिफिकेशन इस बेसिस के ऊपर कर सकते हैं, जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स हैं या उनकी स्पेसिफिक प्रायोरिटीज हैं। Customer can also be grouped based on factors such as income, age, location, profession, employment, gender and family size. तो ये एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है फॉर ग्रुपिंग द कस्टमर्स। तो कस्टमर्स की जो ग्रुपिंग है वो हम इस बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं, उनकी इनकम के बेसिस के ऊपर, उनकी एज के बेसिस के ऊपर। जो कस्टमर्स माइनर हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, जो मेजर हैं उनकी डिफरेंट होगी। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, जो नॉर्मल अडल्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू लोकेशन रिक्वायरमेंट में भी डिफरेंट। सो कस्टमर की रिक्वायरमेंट लोकेशन के हिसाब से भी चेंज होती जाएगी, उनके प्रोफेशन के हिसाब से भी चेंज होती जाएगी उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है उसके ऊपर भी, उनका जेंडर क्या है, मेल्स हैं फीमेल्स हैं या थर्ड जेंडर है, उनका फैमिली साइज क्या है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम इन बेसिस के ऊपर ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। Financial services provider can create products and services that address the needs of a single or combination of these elements to meet most of the customer's requirement। तो जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हम बैंक्स हैं, तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्रिएट करेंगे जो उनकी नीड्स को सिंगल बेसिस के ऊपर भी और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस के ऊपर भी मीट विद कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम फ्लेक्सी एफडी क्रिएट कर देंगे। सो फ्लेक्सी एफडी में हम 2-3 फीचर डाल देंगे, उसमें कुछ पोर्शन सेविंग बैंक का फीचर हो, कुछ रिकरिंग डिपॉजिट का फीचर हो और कुछ उसमें एफडी का फीचर हो। तो हम उसको हाइब्रिड प्रोडक्ट क्रिएट कर देंगे जो सिंगल रिक्वायरमेंट को भी मीट करे और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करे। तो ये फंडामेंटल एजम्पशंस थी रिगार्डिंग कि हमने रिटेल बैंकिंग का जो पोर्टफोलियो बिल्ड करना है उसको कैसे बिल्ड किया जाए। तो दीज एजम्पशंस हैव टू बी केप्ट इन माइंड बाय द बैंक। तो बैंक जब अपनी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं या प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं या डिलीवर करते हैं, तो दे टेक इनटू अकाउंट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। तो आई एम श्योर ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हमारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और हमने हर चीज़ को अच्छे से नोट भी कर लिया है। और अगर ऐसा है तो क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन NQ, सो दैट मुझे कंफर्मेशन मिल जाए और फिर हम सेशन में आगे प्रोसीड कर सकें। तो ऑल ऑफ यू क्विकली पोस्ट NQ। सो जितना क्विकली आप पोस्ट करेंगे उतना क्विकली हम आगे डिस्कशन शुरू कर सकेंगे। Yes, do it quickly.
ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट क्विकली. मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन दैट यू हैव नो क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग. सो डू इट क्विकली एंड ऑल ऑफ यू. चलिए अब आपका थोड़ा टेस्ट लिया जाएगा, तो देखेंगे फिर आप टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है. सो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर. हाउ इज द क्वांटम ऑफ लोन रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स इनकम. सो जो लोन का अमाउंट है और जो बोरोर की इंडिविजुअल इनकम है उनका आपस में रिलेशनशिप हम कैसे देखते हैं. तो ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं जिसको आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है और फिर उसका आंसर देना है. जल्दी में आंसर नहीं देना है, कोशिश करें सही आंसर दें. क्वेश्चन नंबर 1, what will be the appropriate answer? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए appropriate आंसर क्या रहेगा? Question number 1, read all options very carefully and then try to answer the question. So quantum of loan को हम इनमें से कैसे एक्सप्रेस करते हैं? So it is expressed as C, क्योंकि हम उसमें एनुअल इनकम के बेसिस के ऊपर हम उसको नहीं करते. क्वांटम ऑफ लोन को हम ये नहीं करते कि उसकी एनुअल इनकम लेटर से 3 लाख है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मंथ्स के साथ. सो हम मंथली इनकम लेते हैं तो वी टेक इनटू अकाउंट मंथली इनकम. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर रिटेल लोन्स. रिटेल लोन्स के अंदर जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वो क्या रहता है? क्वेश्चन नंबर 2. So margin requirement is fixed at 10% for all. Requirement 15 to 30% of value of assets. Margin requirement not applicable for personal loans. Margin requirement is always 50% of the loan amount. Question number 2. So what will be the answer? Most appropriate answer. Most appropriate answer. Yes, all of you should try to answer. बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर इज बी. तो ये मार्जिन वेरी करता है 15 to 30% डिपेंडिंग अपॉन एसेट्स वैल्यू स्टेबिलिटी. जिन एसेट्स की वैल्यू में स्टेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे मार्जिन कम होगा और जिन एसेट्स की वैल्यू में जो वैल्यू का स्टेबलाइजेशन है, फ्लक्चुएशन है, वो ज़्यादा है तो वहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा होगा. सो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड. रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. Rates are always fixed for all type of loans. Number 1, rates are calculated on the basis of loan tenure. Rates are calculated on a simple interest basis. Rates are generally on a reducing balance in terms of percentage per annum. So which appears to be more appropriate? Question number 3. कौन सा लगता है कि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है? क्वेश्चन नंबर 3. Sorry friends. Which is the most appropriate answer?
So yes, it is based on reducing balance in terms of percentage per annum. तो जब हम एक्चुअली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसमें हम रिड्यूस्ड बैलेंस को बेस बनाते हैं. हाउ इज क्वांटम ऑफ लोन डिटरमिन्ड फॉर हाउसिंग लोन्स. अगर हमने हाउसिंग लोन सैंक्शन करना हो तो जो अमाउंट ऑफ लोन है उसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे. हाउ क्वांटम ऑफ लोन इज डिटरमिन्ड. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर करिए. So question number 4. Read it carefully and then answer. Yes, question number 4. Very easy, not difficult. I think all of you must be able to answer. Yes, very correct. Answer is C. क्योंकि जो हाउस लोन्स हैं उनमें जो लोन का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो इसमें जो हाईएस्ट वाला है सो दैट इज करेक्ट. 48 to 60 times of the monthly income. Next question. What is the range of repayment for auto loans? So जो ऑटो लोन्स हम सैंक्शन करते हैं उनका जो रीपेमेंट पीरियड है उसका रेंज क्या रहता है, यानी मिनिमम कितने साल, मैक्सिमम कितने साल. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 3 to 5, 5 to 7, 5 to 30 और 3 to 30. So what is the range of repayment of auto loans generally? Bank to bank it could be different also, but generally what is the range? So इनमें रेंज क्या रहता है ऑटो लोन्स के अंदर? Yes, very correct. So this range is between 5 years to 7 years. तो जितने भी ऑटो लोन्स हैं particularly when we take into account cars, तो 5 to 7 years. Next, what is FOIR used for in banking? So banking के अंदर हम FOIR किसके लिए यूज करते हैं? To determine maximum loan amount, to calculate interest rate for a loan, to determine minimum net take home pay after deducting loan repayment, or to decide the tenure of the loan. तो FOIR हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? सो लास्ट सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था कि ये क्या होता है और उसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं. Question number 6. What is the appropriate answer? Yes, what should be the answer? Yes, very right. The answer is to determine a net take home pay after deducting the loan repayment. So net take home pay, तो नेट टेक होम पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो पहले हम ले लेते हैं ग्रॉस सैलरी को. ग्रॉस सैलरी में से हम जो डिडक्शंस हैं या रीपेमेंट्स हैं उनको माइनस कर लेते हैं और फिर हमारे पास बच जाता है नेट टेक होम पे. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर चार्जेस दैट बैंक्स में लेवी फॉर लोन्स? सो लोन सैंक्शन करते समय, लोन डिसबर्स करते समय बैंक किस किस प्रकार के चार्जेस लगा सकते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. इनको केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर करिए. What are the charges that banks may levy for loans?
लोन्स के ऊपर बैंक किस किस प्रकार के चार्जेस लेवी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Yes, what will be your answer for question number 7? So, किस किस तरह के चार्जेस लेवी करते हैं। So, आंसर here will be D, because अगर हम आंसर A देंगे तो फिर हम रुक जाएंगे ओनली वर्ड के ऊपर। तो ये जो सारे मेंशन किए हुए हैं, इनके अलावा भी दूसरे चार्जेस हैं, जैसे इंसिडेंटल चार्जेस हैं। तो यहाँ पे भी ओनली लिखा है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। सो यहाँ पे भी ओनली लिखा है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो ये सारे के सारे चार्जेस ही हम देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ डू बैंक्स डेवलप देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो बैंक अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विस को जब डेवलप करते हैं तो वो कैसे डेवलप करते हैं। हाउ डू बैंक्स डेवलप। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो रीड एवरी ऑप्शन केयरफुली एंड देन आंसर। बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स, बाय इनकम लेवल्स, based on their own preferences, based on products and services of their competitors, based on types of assets for which bank loan is being given. So what is appropriate answer for question number 8? सो क्वेश्चन नंबर 7, हम स्टैंप ड्यूटी लेवी नहीं करते हैं, लेकिन बैंक स्टैंप ड्यूटी हम रिकवर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, what is appropriate answer for question number 8? So it is based on डिफरेंट नीड्स ऑफ द कस्टमर सेगमेंटेड बाय इनकम लेवल। तो इनकम लेवल के थ्रू हम कस्टमर को सेगमेंटेशन कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं फॉर डिफरेंट कस्टमर, और उसके बेसिस के ऊपर हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज बेसिस फॉर सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर्स। सो कस्टमर का जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो किस बेसिस के ऊपर करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एज, जेंडर, इनकम लेवल्स, एजुकेशन। तो किसके बेसिस के ऊपर करते हैं। एज, जेंडर, इनकम लेवल, एजुकेशन। सो जब हम प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं तो सभी के बेसिस के ऊपर करते हैं, लेकिन जब हम उसका सेगमेंटेशन करते हैं तो तब हम इनकम लेवल्स को कंसिडर करते हैं। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, which segments are most important for banks in terms of their retail banking initiatives। सो बैंकिंग जब रिटेल बैंकिंग का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सा रहता है। मास मार्केट, मास एफ्लुएंट मार्केट और सुपर एफ्लुएंट मार्केट, एच एंड डब्ल्यू मार्केट, सुपर एच एंड डब्ल्यू और अल्ट्रा एच एंड डब्ल्यू, मास मार्केट, अल्ट्रा एच एंड डब्ल्यू और सुपर एफ्लुएंट, और मास एफ्लुएंट, एच एंड डब्ल्यू और अल्ट्रा एच एंड डब्ल्यू। तो इनमें से कौन सा सेगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बैंकों के पास जो ज्यादा बिजनेस आता है इनमें से किस सेगमेंट से आता है। ये अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, तो कौन सा ग्रुप आपको लगता है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट।
सो टॉपिक भी कवर हो गया और उसके क्वेश्चंस भी मोर और लेस कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? Yes, answer A is the appropriate answer. Mass market, mass affluent market and super affluent market. What is income level range for super H and W segment? तो सुपर एच एंड डब्ल्यू सेगमेंट जो है उसका इनकम लेवल का रेंज क्या है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं 10 लाख से 50 लाख पर एनम, 50 लाख से 4 करोड़ पर एनम, 4 करोड़ से 40 करोड़ लाख पर एनम, अबव 1200 करोड़। तो सुपर एच एंड डब्ल्यू सेगमेंट इनमें से कौन सा है? सुपर एच एंड डब्ल्यू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल सेगमेंट कौन सा है? इनकम रेंज हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 11, so it is 50 to 400। तो ये हमारा सुपर एच एंड डब्ल्यू सेगमेंट है। सुपर एन डब्ल्यू टारगेट होल्ड करिए जरा, इसके आंसर को मैं चेक करता हूं। होल्ड करके रखेंगे। हमारा आंसर है, क्वेश्चन है सुपर एन डब्ल्यू एच एन डब्ल्यू। होल्ड करेंगे जरा। यस, इसमें आंसर ही नहीं है, क्योंकि जो सुपर एच एन डब्ल्यू है वो है 40 करोड़ से लेके 1200 करोड़ तक वाला। सो दिस आंसर इज नॉट करेक्ट आंसर। तो वो है 40 से लेके इसके बीच में जो एक रेंज रह जाती है, तो इट इज दैट लेवल। तो इसलिए इसमें जो आंसर है बी, वो आंसर गलत आंसर दिया हुआ है। तो दिस इज नॉट द आंसर। तो यहां पे हमारा आंसर इसमें रहेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ बैंक्स स्ट्रक्चर्ड? सो बैंक की जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है? हाउ दीज आर स्ट्रक्चर्ड? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। बेस्ड ऑन द जेंडर ऑफ द कस्टमर्स, बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल ऑफ द कस्टमर्स, बेस्ड ऑन इनकम लेवल ऑफ द कस्टमर, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ द कस्टमर। सो जो हम प्रोडक्ट्स को स्ट्रक्चर करते हैं किस बेसिस के ऊपर करते हैं? स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स हम कैसे करते हैं? सो दैट इज लास्ट क्वेश्चन। तो इट इज बेस्ड ऑन इनकम लेवल। तो जब भी हम प्रोडक्ट्स को स्ट्रक्चर करेंगे तो इट विल बी बेस्ड ऑन इनकम लेवल ऑफ द कस्टमर। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स आपको हमेशा दिखाई देता है इवन आफ्टर क्लास इज ओवर। तो आप अपने क्वेश्चन को वहाँ टाइप कर देना, तो हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे।
चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।